नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और मेरे साथ डिम्पी जो हमारे दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन है, आखिरी घंटे की रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और कई सारे मेहमान भी हमारे साथ एक करके एक जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले 2:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल्स। उसके बाद 2:50 पर ऑप्शंस के चैंपियंस, जहां पर हम आपको वायदा बाजार से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। 3 बजे मार्केट से 3 हमारा खास सेगमेंट। 3:15 पर BTST या STBT ट्रेड्स अगले हफ्ते के लिए। और 3:20 पर कौन से वो बड़े ट्रिगर्स होंगे जहां पर आपको अपनी नज़र सोमवार और अगले हफ्ते के लिए नज़र रखनी चाहिए, उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की 5 बड़ी बातें जिस पर बाजार की चाल निर्भर है। बाजार में गिरावट गहराती हुई, निफ्टी 22,150 के नीचे फिसलता हुआ, सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में और निफ्टी 22,130 के आसपास कारोबार करता हुआ। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 3% तक की गिरावट दिखी है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स आपके स्क्रीन पर करीब 1500 अंक नीचे फिसलता हुआ। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। आईटी इंडेक्स की बात करें तो 4% की गिरावट, 1730 अंकों की गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स में यहां पर दिखी है। ऑटो शेयरों में भी बिकवाली बरकरार। एमएनएम 4% नीचे, लेकिन एमएनएम के अलावा टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी जैसे सभी स्टॉक्स में आज भारी गिरावट दिखी है। सरकारी बैंकों में भी गिरावट। पीएनबी 5% टूटता हुआ नजर आया। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 3.5% की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार दिखा है। सभी इंडिसेस की बात करें तो लाल निशान ही सभी हावी होता हुआ नजर आया। सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में। आईटी इंडेक्स पर सबसे ज्यादा गिरावट और ऑल टाइम हाई लेवल से देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में करीब 8 से 12% की गिरावट दिखी है। लेकिन स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल से 21 से 22% गिर चुके हैं ये दोनों ही इंडिसेस। ब्रॉडर मार्केट्स में भारी गिरावट और आज ये गिरावट गहराती हुई। लेकिन डिम्पी, ऐसे में क्या करना चाहिए अगर ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है? किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और निफ्टी में कब तक गिरावट बंद होती हुई नजर आ सकती है? आशीषा, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है कि कब तक गिरावट बंद होगी। हाँ, आपने पूछा क्या करना चाहिए, तो मेरे को लगता है भगवान का नाम लेना चाहिए। वही एक मात्र है रास्ता बच गया अब, क्योंकि आपके पास कोई गुड न्यूज़ नहीं है। मार्केट में कोई ऐसा डाटा नहीं है, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है और कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन आपको डैमेज ना हो रहा हो। गैप अप, गैप डाउन, सब का सब कोरा धरा का धरा रह रहा है मार्केट्स के अंदर। इस तरह का जब फॉल्स मार्केट के अंदर आता है तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है। हम ये पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कल परसों ही हमने आपको ये डाटा बताया था कि 5 महीने लगातार बैक टू बैक अगर किसी इंडाइसिस का नेगेटिव रिटर्न आएगा तो वो 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। 30 साल में ना मेरा एक्सपीरियंस है, ना आपका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ना तो धोनी पटेल का एक्सपीरियंस है, ना दिवांग शाह का, ना मोल अठावले का है। तो इन्होंने 30 इयर्स का जो फॉल इस बार हम मार्केट्स में देख पा रहे हैं बैक टू बैक मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, वो काफ़ी सीवियर है। 1 महीने का भी ऐसा मौका नहीं मिला जब मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न ना दिया हो। सबसे बड़ा चंक एफआईस रूठा बैठा है और आप बड़ी देख के भी बड़ी हैरानी होती है कि पिछले 1-1.5 महीने पूरी फरवरी सीरीज़ निकल गई, लेकिन वही 15-16% लॉन्ग पोजीशंस हैं, क्योंकि वो 10 से नीचे तो जाते ही नहीं है ना, नहीं तो वो चले भी जाते, 10 से भी नीचे चले जाते हैं। अमूमन उनकी 15-16 की जो एवरेज की पोजीशंस है वो बनी रही। काफ़ी हद तक अर्निंग्स ख़राब आई, ग्लोबल पैरामीटर्स ख़राब हुए, टैरिफ वाली प्रॉब्लम्स नई बन के आई हैं सामने के लिए। और मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है कई बार लेवल्स को जब मैं आपस में कोरिलेट करता हूँ कि जिन 2 देशों के बीच में टैरिफ की चर्चा थी वो था यूएस और वो था चाइना। चाइना का बाज़ार ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, हांगकॉन्ग उसका रिप्रेजेंटेशन करता है और यूएस का मार्केट भी पॉजिटिव रिटर्न चल रहा है। क्या टैरिफ लगाने से यूएस वालों को ये समझ में नहीं होगा या पता नहीं होगा कि उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन आ सकता है?
बट वो फिर भी टैरिफ लगा लगा के इन्फ्लेशन को बुला रहे हैं, जिसको कम करने में फेड को कम से कम 3 साल लग गए। लेकिन कोई बात नहीं, आज उनको अपने टैरिफ पे ज़्यादा ध्यान है और उनको अपनी ट्रेजरी पे ज़्यादा ध्यान है कि हमारी ट्रेजरी में पैसा आए, इन्फ्लेशन को तो हम जैसे तैसे करके झेल लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वो दोनों देश जो आपस में टकरा रहे हैं, दोनों देश हरे निशान में हैं, लेकिन जिसका वर्ल्ड मार्केट में सिर्फ 3 से 4% हिस्सेदारी है, वह इंडिया एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के अंदर, वर्ल्ड मार्केट के अंदर उसकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई। एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा वीक अगर कोई है तो हम हैं, हमारी करेंसी सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट हमारा नेबर पाकिस्तान भी, अगर आप उसका भी बाज़ार चेक करेंगे ना, तो हमसे अच्छी परफॉर्मेंस उसकी भी है, जबकि वो हमारे से फाइनेंशियली बहुत ख़राब सिचुएशन में है। तो ये बात सच है कि एफआईज़ के अलावा मार्केट के अंदर और मल्टीपल चीज़ें भी हैं जो अपना रोल प्ले कर रही हैं, और किसी भी तरीके से अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि भाई प्रॉब्लम तो है। बट एनी हाउ, अगर आप इस समय की सिचुएशन देखें तो आज भी मार्केट के अंदर तेज़ गिरावट है। 400 पॉइंट का नुकसान, 22,500 गया, 400 गया, 300 गया, 200 गया, और आज 22,130 पे हम खड़े हुए हैं। 48,300 के आसपास आके बैंक निफ्टी खड़ा है। देखते हैं अभी और क्या होगा। ध्वनि पटेल, दिवांग शाह, अमोल अठावले मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे पास थोड़े क्वेश्चन भी कम है, मेरे को ऐसा लगता है मैं पूछूं तो क्या पूछूं। शॉर्ट करने के लिए पूछने का बनता नहीं है, क्योंकि शॉर्ट करना नहीं चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड बेहद बेहद ख़राब होगा अगर हम शॉर्ट करेंगे तो। और स्पार्क थोड़ा सा भी हुआ तो बाजार तेज़ी से बदला भी ले सकता है, रिवेंज मोड में भी आ सकता है। लेकिन बाय हो नहीं रहा, क्योंकि ना ही कन्विक्शन है, ना ही मार्केट आपको चांस दे रहा है, ना ही मौका दे रहा है। ठीक, तो दोनों ही केसेस में मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, इसलिए मैं आज एक्सपर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा मौका देके उन्हीं से हम पूछते रहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धोनी, आपसे कर रहे हैं शुरुआत। जो भी हमने पॉइंट्स रखे, अगर आपको कहीं पे कुछ वैल्यूएशन करना है तो आप कर सकते हैं, और आपका इंडेक्स पे कॉल पहले। बिल्कुल डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून आपको और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली मार्केट के अंदर जिस हिसाब से पेन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सबके यहाँ पे यही क्वेश्चन रहता है कि इन लेवल्स पर सेल करे या बाय करे। बट ओवरऑल मार्केट के अंदर काफी टाइम से आपके चैनल पे ही मैंने व्यूज शेयर करा हुआ है कि सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ आपको मार्केट के अंदर बने रहना है। इनफैक्ट आज जब हमने 10:30 बजे के शो में भी योर स्टॉक्स में जुड़े थे, तब भी मैंने शेयर करा था कि आज मार्केट वापस से हमें लाल निशान में देखने को मिलेगा, जहां पे 22,170 का लेवल जो है उसको हम वापस से रीटेस्ट करेंगे। तो उन लेवल्स के पास हम अभी फिलहाल के लिए उन लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट के अंदर ये जो गिरावट है, वो गिरावट मुझे और गहराती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हम देख रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप्स के अंदर यहाँ पे जो पिटाई होनी चाहिए वो काफी ज्यादा हद तक हो चुकी है। और ओवरऑल नीचे के स्तरों पे 21,730 का जो लेवल है, उन लेवल्स के पास मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट के अंदर एक बेस फॉर्मेशन बनना चाहिए, और उन लेवल्स के पास यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के अंदर एक हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। ऑन द हायर साइड अब जो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है निफ्टी के लिए गेन करना, वो रहेगा 22,500 का लेवल। इन लेवल्स को गेन करने के बाद 23,000 के दर्शन यहाँ पर हो सकते हैं। बट जब तक हम 22,500 को वापस से रीगेन नहीं करते हैं, ये पेन जो है वो हमें मार्केट में फर्दर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे हमें जो पेन है वो ऑन द लोअर साइड ज्यादा देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर मैं बात करती हूँ, तो बैंक निफ्टी में हमें नीचे की तरफ में जो लेवल्स रीटेस्ट करते हुए देखने को मिलेंगे, तो 47,700 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी के भी लेवल्स पे मैंने बहुत ही क्लियरली मेंशन करा था कि हम जैसे ही डेज लो को ब्रेक करेंगे, हम वापस से 47,700 की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड जो लेवल यहाँ पे हमें क्रॉस करना है बैंक निफ्टी में, कोई भी एक रिलीफ देखने के लिए, वो रहेगा 48,800 से 900 का लेवल। इन लेवल्स को हम ऑन द हायर साइड क्रॉस करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर एक रिलीफ जो मैं कहूंगी शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो देखने को मिल सकता है। बट जहां तक ये लेवल रेजिस्टेंस बने हुए हैं, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ दोनों ही इंडेक्स के अंदर बने रहे। सेल ऑन राइज की रणनीति दोनों ही इंडेक्स पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन देवांग, आपसे पूछना चाहूंगी अगला सवाल, आपके क्लोजिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? मेरा एक ही कॉल रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर पे सेल कॉल। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए वीक हुआ है और स्टॉक लो टॉप लो स्ट्रक्चर में ऑल्सो प्रीवियस सपोर्ट भी स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमें लगता है फर्दर सेलिंग देखने मिल सकती है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर सेल की सेलेक्ट 2250 का स्टॉप लॉस रखना है, 2120 का टारगेट के लिए।
हिंदुस्तान यूनिलीवर पर बिकवाली की राय 2120 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं और इसी के साथ 2250 का स्टॉप लॉस पर रखने की सलाह बिकवाली की राय HUL पर देवांग जी से आती हुई। अमोल, आपके क्लोजिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। ओवरऑल मार्केट सेटअप काफी वीक, इसमें कोई दो राय है नहीं, बट फिर भी मैं बाइंग साइड के व्यू के साथ ही रहना चाहूंगा, क्योंकि वो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। लेवल्स ऐसे नहीं है कि जहाँ पे कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाए लें, तो क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रहेगा। उसमें से मुझे एक इंडिगो एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है, 4460 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 4635 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4375 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। अगर ये करेक्शन में पूरा देखे या एक क्वार्टर में भी देखे तो स्टॉक करेक्शन में कंट्रीब्यूट हुआ नहीं है, अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन किया है। और लास्ट मंथ में भी देखेंगे तो स्टॉक ने एक रेंज बाउंड टेक्सचर ओपन किया था, उसी को कंटिन्यू किया है। मुझे लगता है अगर ये मार्केट में बाउंस बैक आता है तो इंडिगो में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा, 136 के आसपास है पोजिशनली। मुझे लगता है 142 और 144 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 133। मेटल स्टॉक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहे, इतना करेक्ट नहीं हुए शार्प। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो इनिशियली जरूर दबाव में था, बट लोअर लेवल से एक रिवर्सल भी आया है। ओवरऑल भी हायर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी स्टॉक में मेंटेन किया है। टेक्निकली मुझे लगता है कि अगर ये कंटिन्यू होता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो मेटल सेक्टर से टाटा स्टील पर खरीदारी की राय 142 से 144 तक के लेवल्स नज़र आ सकते हैं और इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो यहाँ पर खरीदारी की राय 4635 के टारगेट के साथ 4375 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। ध्वनि, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स आज कौन से होंगे? जी बिल्कुल अशेषा, मेरी तरफ से सिंगल ट्रेड रहेगा यहाँ पे। मेरा जो यहाँ पे सेक्टर है वो देवांग जी के साथ यहाँ पे मैच होता है। FMCG काउंटर से मेरी शॉर्ट की सलाह रहेगी। कोलगेट पामोलिव का जो काउंटर है वो मुझे यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है। करंट लेवल से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 2410 का नीचे की तरफ में टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस के तौर पे 2500 का लेवल ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी तरह की कोई खास बड़ी रिस्पाइट नहीं है अभी भी। हालांकि थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। 48,400 और 22,163 है, बट ये स्पीड से रिकवर करे। जितना टूटा है ना उसका सिर्फ अगर 10%, 20%, 30% का रिट्रेसमेंट भी आए ना, तब भी बाज़ार को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। एक्चुअली क्या है ना, जो आदमी जहाँ से आया वो वहीं से फंसता चला गया। किसी ने अक्टूबर में फंसा, कोई नवंबर में फंसा, कोई दिसंबर में, कोई जैन में, तो कोई बचा हुआ ये सोचते हुए कि मैं सबसे समझदार हूँ और मैं तो फेब में आ रहा हूँ, बाज़ार बहुत टूट चुका है, तो वहाँ से वो और फंसा और ज़्यादा स्पीड से टूटा। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, साथ ही एकोमुलेशन का स्टांस रखिए और बाय राइट एंड सिट टाइट करके बैठना होगा थोड़ी देर के लिए। और मेरे को लग रहा है कि जिस मोड में बाज़ार टूटा है, इसको अगर रिकवरी भी उसी मोड में करनी है, दिवाली आ जाएगी। अभी तो होली नहीं आई है, होली तक से लेकर दिवाली तक की जर्नी मार्केट की रिकवरी की हो सकती है। इतना लंबा समय भी लग सकता है क्योंकि डैमेज और जो घाव है वो काफ़ी थोड़े गहरे लग रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 48,500 रीगेन हो जाएगा और कम से कम बैंक निफ्टी का डैमेज नहीं होगा। ध्वनि, एक छोटा सा काम आप करेंगे, आप तो ऑप्शंस के ट्रेड चेक करते हैं, कोई ऑप्शन मिल सकता है क्या बैंक निफ्टी का? 250 पॉइंट है, हालांकि मेरे को ये 500 पॉइंट पे पूछना चाहिए था, लेकिन थोड़ा कन्विक्शन जग रहा है, तो मैं क्या BTST कोई ऑप्शन ले सकता हूँ? नहीं डिम्पी जी, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर मैं BTST के लिहाज से यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन का ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ऑन द हायर साइड अगर हम देख रहे हैं तो लेवल्स हम रीगेन नहीं कर पा रहे। हालांकि हमें बाइंग देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखें तो यहाँ पे जो कन्विंसिंग मूव आना चाहिए वो ऑन द हायर साइड देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में कोई भी BTST करके जाए। ठीक है, पॉइंट टेकन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक दो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा काम किया अगर आप इन दोनों में भी कंपेयर करोगे वो दिखा है HDFC का। पहला तो ये परसेंटेज में कम टूटा है, ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। दूसरा, 1700 उसने खोया तो सही, लेकिन पाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया और अच्छा पाया। आज HDFC बैंक निफ्टी की काफ़ी हेल्प कर रहा है यहाँ तक पहुँचाने में। क्या HDFC बैंक पे वापस राइड की जा सकती है? क्या HDFC बैंक को अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा बड़ी जगह दे देनी चाहिए? देवांग भाई, एक बार यह क्वेश्चन आपसे होगा। नमस्ते,
HDFC बैंक के बारे में थोड़ा बता दीजिए। नमस्ते। बात करें एचडीएफसी बैंक की तो यस, अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें डेली चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। ऑल्सो स्टॉक ने एक 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट पे ही देखा हमने, वापस एक अपसाइड रिज्यूम किया, तो आई थिंक इसमें बने रह सकते हैं और न्यू एंट्री भी की जा सकती है पर्टिकुलर लेवल पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 1680 का, टारगेट होगा 1785 का। ठीक है, एक दो मेरे क्वेश्चन और भी हैं जहाँ पे कुछ कुछ पोजीशंस बन रही है। मैं इन बिटवीन आपको जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाना चाहता हूँ। एक बार जरा दिखाइएगा एडवांस डिक्लाइन की रेशो, जहाँ पे NSE BSE के शेयर्स लिखे होंगे, साथ ही F&O के भी शेयर्स लिखे होंगे। मैं एक रफ कैलकुलेशंस बताता हूँ। 13 शेयर इसमें से लॉन्ग है 18 में से, और 5 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, छोड़ देता हूँ। यानी कि कुल मिला के आज टोटल करीब 13 शेयर आज लॉन्ग में चल रहे हैं, जहाँ पे आज ताज़ा खरीदारी हुई है। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला शेयर जो है जिसने गेन किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग साइड पे। जस्ट अ मिनट, हाँ, वो है बंधन बैंक, करीब 2%। आप सोच के देखो, पहले तो 13 शेयर है, 13 में से भी जो शेयर है वो बंधन बैंक है, और उसकी भी जो परसेंटेज है वो 2% है। तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर है आज डेरिवेटिव्स मार्केट्स के अंदर, जो मैंने टोटल 19 शेयर्स आपको बता रहा हूँ मैं, जो लॉन्ग साइड में से उसमें से छाट के मैंने दिए हैं। बंधन, AU और एक और बैंक है, मैं उसका थोड़ा नाम ही भूल गया, RBL, यस, RBL, बंधन और AU, ये तीनों बैंक को मैंने कल भी आपको नोटिस कराया था, आज फिर से नोटिस कराता हूँ। ये थोड़ा मार्केट के इतर यानी कि थोड़ा अलग होकर चल रहे हैं। एक बार ज़रा आपकी रिकमेंडेशन इस पे चाहिए अमोल। बंधन, AU और RBL बैंक, इन तीनों में कोई आपको स्ट्रक्चरल ठीक लग रहा है कहीं पे? जी, आई थिंक ओवरऑल भी अगर हम बैंकिंग में देखें तो आज इतना दबाव नहीं, ऑफकोर्स इंडसइंड बैंक में है, बट ओवरऑल बाकी बैंक भी थोड़े से अच्छे पैटर्न, अच्छे शेप्स में अभी भी मेंटेन है। ये तीनों में से मुझे आई थिंक RBL बैंक एक ठीक ठाक लग रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट कि एक तो 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास चल रहा है। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर सेटअप भी देखता हूँ तो भी हायर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी स्टॉक ने मेंटेन रखा है डेली चार्ट्स पे। रिवर्सल के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर देखते थे 165 एक इमीडिएट लेवल रहेगा, उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है आने वाले दिनों में, तो एक पोजिशनली अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा, अगर हम बंधन की तरफ जाते हैं तो बंधन जरूर आज ऊपर है, बट कल जो सेल ऑफ आया था उसके बाद ये थोड़ा सा एक पुल बैक या बाउंस बैक बोल सकते हैं। दूसरा, ये स्टॉक जब भी करेक्ट हो रहा है तो कट्स काफी शार्प है, अभी भी 20 डे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच बंधन बैंक में रहेगा। तीसरा, आपने पूछा था कि एक AU बैंक, ये कंपैरेटिवली काफी शार्प बाउंस बैक हुआ है। एक पहले रैली के बाद एक टाइट कंसोलिडेशन, उसके बाद वापस से एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली। ये वीक में भी अगर हम देखते हैं तो 5% का अपसाइड स्टॉक ने मेंटेन रखा है। कि धीरे धीरे मोमेंटम और स्ट्रांग होते जा रहा है स्टॉक में। आज 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के यहाँ रेजिस्टेंस है, बट बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज टेक्सचर ये स्टॉक में शायद ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। 545 540 सपोर्ट जोन है स्टॉक में, वेयर एज 580 और 585 के रेजिस्टेंस जोन बने रहेंगे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन सर। तीनों शेयर्स के बारे में आपने अच्छे से बता भी दिया। रजत शर्मा, फंडामेंटल एनालिस्ट, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजत भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देखने के लिए। बाज़ार की हालत तो आप देख ही रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स जहां से आया वो वहीं से फंसना शुरू हो गया। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि इस बार की गिरावट एबनॉर्मल है। ये बिना कोविड के टूटने वाला बाज़ार है। पहले आपके पास रीज़न था, इस बार जो रीज़न है वो यूनिवर्सल नहीं है। जो टैरिफ वॉर है, जिनके साथ होना चाहिए था वो देश बढ़ रहे हैं, हमारा टैरिफ से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं था, हम टूट रहे हैं, और हम ज़्यादा टूट रहे हैं, कई मानों में तो ओवर रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो एक बार ज़रा मेरे को बताइए, क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल देता हूँ। पहले लोग पूछते थे कि सर कब बाज़ार चलेगा, अब लोग पूछते हैं सर कहाँ पे बाज़ार रुकेगा। मेरा भी यही क्वेश्चन है, कहाँ पे बाज़ार रुकेगा? बिल्कुल, आई थिंक आपने अभी जो 3-4 फैक्टर्स बताए, जो 3-4 चीजें बोली, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो आपने वर्ड यूज किया सेंटिमेंट, वही है। क्योंकि अगर आप देखें हमारे बाजार अभी, अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो अब बाकी बाजारों से काफी सस्ते हैं। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, हमारे बाजार बाकी बाजारों के मुकाबले काफी ज्यादा चले थे 2023 और 2024 के शुरू तक। अगर मैं आपको विद द एग्जांपल ऑफ वैल्यूएशंस अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो अगर वैल्यूएशन यहाँ है तो एक टाइम था हम इसके बहुत ऊपर चले गए थे, लेकिन
ऊपर जाते जा रहे थे बिकॉज सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव था। अब अगर वैल्यूएशन यहाँ है तो हम फेयर वैल्यू के तो नीचे हैं, लेकिन सेंटिमेंट इतना नेगेटिव है, और वो नेगेटिव इतना सेंटिमेंट पैनिक में तभी होता है जब बाजार बहुत तेज गिरे। आपने देखा ये करेक्शन 5 महीने से चल रही थी, तब तक किसी में इतना फियर नहीं था। ये जो पिछले 2-3 हफ्ते में खासकर आज जो करेक्शन हुई है, इससे पैनिक ज्यादा आ रहा है। और फंडामेंटली आई हैव नो डाउट, अब हमारा निफ्टी का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 20 के नीचे है, और 18-19 पे S&P 500 ट्रेड किया करता था, जो 30 पे ट्रेड कर रहा है। और हमारा इंडेक्स जो 25-26 पे ट्रेड कर रहा था, वो अब 19 पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत क्लियर डिफरेंशियल है, होना चाहिए उल्टा। आई थिंक यूएस में अर्निंग साइकिल पीक आउट हो जाएगी और इंडिया में रिवाइव करनी शुरू करेगी, लेकिन इसके लिए एक ट्रिगर चाहिए जिससे सेंटिमेंट थोड़ा सा बदले। और जब तक ये सेंटिमेंट नहीं बदलेगा, लोगों को समझ नहीं आएगा कि कितने कितने सस्ते मिल रहे हैं आपको शेयर्स, जो बहुत यहां से महंगे ट्रेड करने चाहिए। सारे सेक्टर्स में तो नहीं, बट काफी हद तक कंजम्पशन में, एफएमसीजी में, लार्ज प्राइवेट बैंकिंग में, यहाँ तक कि फार्मा में, जहां हमने अभी एक स्टॉक ऐड भी किया है। अब ये कब तक सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा डिपेंड्स ऑन, आई थिंक मेरा जहां जहां तक मानना है, ये जो 5-6 बड़े फैक्टर्स देख लो, वो सारे कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ वॉर्स चल रही है इससे रिलेटेड है। चाहे वो चाइना में जो उठापटक हो रही हो, और जो इंडियन कंपनियों की रेवेन्यू कम होने की बात करी हो। सो 1 अप्रैल तक इंडियन गवर्नमेंट को अलोंग विद देयर यूएस काउंटर पार्ट्स कोई ना कोई कंसेंसस तो बनाना ही है कि क्या टैरिफ रहेगा किस प्रोडक्ट पे। एंड एक 1 अप्रैल उन्होंने टाइमलाइन रखी है, तो वन वे और दी अदर ये 1 अप्रैल तक सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और होने के बाद यहां से काफी अच्छी एक रिकवरी आनी चाहिए, ये भी मेरा मानना है। बिकॉज वही जो मैंने आपको समझाया, वैल्यूएशन अभी जो फेयर वैल्यू है उसके नीचे चल रहे हैं काफी सेगमेंट्स में। सो पैनिक ना करें, और अपनी पोजीशन, हाँ अगर आपने अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप हेवी पोर्टफोलियो बनाया, जो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, उससे निकल के आपको बैटर्ड लार्ज कैप सेक्टर्स की तरफ जाना चाहिए, उन स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए जो अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हैं। वो चेंज आपको अभी भी करना चाहिए। वहां पे आई थिंक थोड़ा चर्निंग होगी, और वो जैसा मैंने पहले आपको बताया था, अगर मैं 1 मिनट और लूं ये समझाने के लिए, पिछले 5-6 महीने की बड़ी स्टोरी ये है, जो पैसा लग रहा है मार्केट में वो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू लग रहा था, और ज्यादा लोगों ने अपनी एसआईपी जो इक्विटीज में शुरू की, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, वहीं करते हैं रिटेल शुरू, और वहीं पे इतना बड़ा पैसा आता जा रहा था। और जो एफआईएस का पैसा निकल रहा था, क्योंकि एफआईएस का बड़ा पैसा होता है, वो जनरली इंडेक्सेस खरीदते हैं, ईटीएफ खरीदते हैं, तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फ्रंट लाइन इंडेक्सेस उसमें से निकल रहा था। इसीलिए लार्ज कैप स्पेस से पैसा काफी निकला है, और मिड एंड स्मॉल कैप में रेगुलरली आता जा रहा है। तो अभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज देखें, तो वो अपने पीक पे जितना ले सकते हैं, जितना उन्हें अलाउड होता है लार्ज कैप खरीदना, अप टू 35%, वो खरीद चुके हैं। उसके बाद भी उनकी मजबूरी है कि उनको मिड और स्मॉल कैप खरीदना पड़ रहा है। सो आई थिंक वो एक चेंज जरूर करना चाहिए। अदरवाइज मार्केट्स मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, मुझे कोई पैनिक नहीं है, और मैं आपको कन्विंसिंगली बता सकता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को भी इसका अभी कोई पैनिक नहीं है जहां मार्केट है। वी आर इन्वेस्टिंग अग्रेसिवली नाउ। क्या रजत सर की पैनिक नहीं, आप ये भी कह रहे हैं कि पैनिक नहीं आपके क्लाइंट्स को, ये बात भी ठीक है कि मार्केट काफ़ी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लेकिन ये अमूमन पुरानी धारणा है जो सभी लोगों के बीच में है कि जब बाज़ार बहुत अच्छा होता है तब पैसे नहीं होते, और जब बाज़ार में पैसे होते हैं तब बाज़ार बहुत अच्छा नहीं होता। तो अमूमन ये धारणा तो है मार्केट की। एक छोटी नजर डालेंगे एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स, एक्सचेंजेस, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 10.5% टूट चुका है, 4,627 के आसपास कारोबार करता हुआ, और इसी के साथ एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 7% की गिरावट इन दोनों स्टॉक्स में दिखी है। ध्वनि, क्या राय होगी एमसीएक्स और बीएसई, भारी पिटाई इन दोनों स्टॉक्स पर आज दिखी है? जी बिल्कुल आशीष है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बीएससी के काउंटर की बात करते हैं, तो बीएससी में एक रेजिस्टेंस जो है वो काउंटर डेफिनेटली फेस कर रहा था। ऊपर की तरफ में हम अगर देखते हैं तो 6090 का लेवल, 6100 का लेवल जो है वो बीएससी के काउंटर में हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। हालांकि सपोर्ट लेवल जो था वो क्लियरली देखने को मिल रहा था, यहाँ पे बना हुआ था 4960 के लेवल्स के पास, और उन लेवल्स को हमने आज ब्रेक करा है, जिस हिसाब से यहाँ पे बीएससी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पे 4400 की
लेवल्स के पास। तो करंट लेवल से डेफिनेटली बीएससी के अंदर गिरावट जो है वो और गहराती हुई देखने को मिल सकती है। फ्रेश शॉर्ट्स की सलाह मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा ऑन द हायर साइड वो रहेगा 5050 के लेवल्स के करीब, और नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो 4400 के पास देखने को मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे फेवरेबल नहीं बनेगा, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी है वो डेफिनेटली होल्ड करके रख सकते हैं नीचे की तरफ 4400 के लेवल्स के पास। अब बीएससी के अंदर यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है उसको बांध सकते हैं। जहां तक एमसीएक्स के काउंटर का सवाल है, तो एमसीएक्स के काउंटर के अंदर भी आज के सेशन में स्टॉक ने अपनी जो 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसको अंदर लोअर साइड ब्रेक करा है। और अगर हम वीकली स्ट्रक्चर पे भी जाते हैं तो वीकलीज पे भी यहाँ पर जो गिरावट है वो हमें और ज्यादा गहराती हुई देखने को मिल सकती है। सपोर्ट लेवल जो एमसीएक्स के काउंटर के अंदर अब नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वीकली स्ट्रक्चर पे, वो 4400 की लेवल के पास बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एमसीएक्स और बीएससी दोनों ही काउंटर यहाँ पे वीकनेस फर्दर और देखने को मिल सकती है। स्टॉक्स में गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ सकती है और वीकनेस ही नजर आएगी, ऐसा मानना है हमारे एक्सपर्ट्स का। लेकिन बाजार में गिरावट लगातार गहराती जा रही है। आखिर ये बाजार कहां तक गिरेगा? बाजार पर हमारी सहयोगी वरुण दुबे एक खास रिसर्च के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं क्या रिसर्च की है आपने? देखिए, बाजार में आप देखिए कि जोरदार गिरावट देखने मिल रही है और कोई भी लेवल जो है मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। आप देखिए आज निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 22,200 के भी नीचे जो है वो निफ्टी एक समय तक ही फिसल चुका था। इस तक की गिरावट जो है यहाँ पे देखने मिल रही है। इनफैक्ट अगर मैं आपको तारीख के लिहाज से बताऊं तो 15 मई 2024 के बाद पहली बार जो है वो निफ्टी ने 22,200 का लेवल तोड़ा है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है क्योंकि आपको याद होगा इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद बाजार में जोरदार गिरावट देखने मिली थी, तब भी इस लेवल को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया था मार्केट ने। लेकिन अब देखिए इस लेवल को भी मार्केट छोड़ चुका है और उसके नीचे जो है आज निफ्टी फिसल चुका था। 9 महीने के निचला स्तर जो है वो आज निफ्टी ने छुआ है। इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है और ये गिरावट केवल आज तक सीमित नहीं है। आप देखिए पिछले 5 महीने से लगातार अगर आप देखेंगे तो निफ्टी नेगेटिव रिटर्न्स देते जा रहा है और एक बहुत लंबे समय बाद इस तरह का देखने मिला है कि लगातार 5 महीने तक निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो दिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा कोहराम जो है वो यहाँ मचा हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो पहले ही बेयर मार्केट में था, अब अगर आप देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स भी जो है वो बेयर मार्केट में पहुंच चुका है। इस तरह की गिरावट इंडेक्स में देखने मिल रही है, इस तरह की गिरावट जो है मार्केट में देखने मिल रही है। केवल आज ही करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप जो है वो साफ हो चुका है बीएससी लिस्टेड कंपनीज का। और सितंबर से अगर आप देखेंगे जब हाई बनाया था उसके आसपास से अब तक करीब 94 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप जो है वो यहाँ पे बीएससी लिस्टेड कंपनीज का साफ हो चुका है। इस तरह की गिरावट जो है वो लगातार मार्केट में देखने मिल रही है। अब इस गिरावट का कारण क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ देखने मिला, उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट्स में देखने मिला। और ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ का कारण ट्रम्प का जो टेरर है वो कहीं ना कहीं सबको परेशान कर रहा है, ग्लोबली मार्केट्स को परेशान कर रहा है। हमें भी इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो आज मार्केट में देखने मिला। एफआईआईस लगातार अगर आप देखेंगे तो एफआईआईस की बिकवाली चल रही है। केवल 2025 में जनवरी से अब तक अगर आप देखें तो 1,35,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है वो एफआईआईस बाजार में कर चुके हैं। नतीजे कमजोर थे, उम्मीद थी कि रिवाइवल होगा लेकिन रिवाइवल देखने नहीं मिला, तो उसका भी इंपैक्ट देखने मिला। और रुपया देखिए लगातार कमजोरी यहाँ पे भी देखने मिल रही है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है तो इसका इंपैक्ट जो है वो भी बाजार पे देखने मिला है। ऊपर से निफ्टी करीब 16% के आसपास गिर चुका है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी को देखें तो 11% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। अब तक ये दो इंडेक्स बेयर मार्केट में नहीं पहुंचे, करीब 5 से 10% के आसपास का डिफरेंस अभी है बेयर मार्केट में पहुंचने के लिए। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स देखिए करीब 22 से 26% के आसपास की गिरावट जो है लाइफ हाई से इनमें देखने मिली है। तो बेयर मार्केट में जो है आपके मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंच चुके हैं। तो लगातार मार्केट में जो कोहराम है वो मचा हुआ है, गिरावट देखने मिल रही है। और प्रॉब्लम यह है कि गिरावट की स्पीड जो इंटेंसिटी है वो अब लगातार बढ़ते जा रही है, तो निवेशकों को ये सबसे ज्यादा परेशान कर रही है।
अक्रॉस द बोर्ड सभी इंडिसेस में गिरावट गहराती हुई। स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स बेयर मार्केट में फिसलते हुए और कोई भी सेक्टोरल इंडेक्स बचा नहीं। अक्रॉस द बोर्ड सभी जगह पर बिकवाली हावी होती हुई। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर आज के सत्र में और टेक महिंद्रा 6.5% टूट चुका है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, विप्रो, एम्फोसिस सभी स्टॉक्स में 5.5 से 6.5% की गिरावट आज दिखी है। रजत, आपसे पूछना चाहूंगी, भारी गिरावट के बाद कौन सा वो सेक्टर होगा जहां पर आपको लगता है कि अब फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं और वैल्यूएशंस थोड़े से कंफर्ट जोन में अब आ चुके हैं? आई थिंक मैंने पहले भी बोला वही सेक्टर्स जो अभी की गिरावट से पहले बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे थे, उनमें थोड़ी बहुत बिकवाली और आई है। आई थिंक लार्ज प्राइवेट बैंकिंग, कंजम्पशन, विद इन कंजम्पशन आई थिंक एफएमसीजी के स्टॉक्स बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं। और आज की गिरावट के बाद दो स्टॉक्स ऐसे हैं, इन्फोसिस और एम्फोसिस, जिसपे मेरा बाय कॉल है लार्ज कैप लार्ज आईटी स्पेस में से। ये दो स्टॉक्स भी अच्छे हैं जो खरीदे जा सकते हैं। एक स्टॉक जो हमने अभी ऐड किया है वो फार्मा सेक्टर से, जिसके अभी अभी रिजल्ट्स आए, सनोफी इंडिया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए कंपनी के, बड़े रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। और कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस में उनका जो बिजनेस था वो वाया पार्टनरशिप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। 3.5% के करीब कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। ये स्टॉक पिछले 4-5 साल से नहीं चला, आज ये थोड़ा अच्छा कर रहा है, बट वो रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा आज पॉजिटिव है इन दिस मार्केट ऑल्सो। ये स्टॉक हम अभी ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो मेरा थीसिस वही है, लार्ज टू मेगा लार्ज कंपनीज, एमएनसीज, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। और दो सेक्टर्स जो ओवरऑल अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वन इज ऑफ कोर्स कंजम्पशन, जिसने कुछ भी नहीं किया, और एफएमसीजी उसके अंदर, और दूसरा बैंकिंग, और विद इन दैट प्राइवेट बैंकिंग, एचडीएफसी एंड कोटक बैंक बीइंग माय फेवरेट्स। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो खैर थोड़ा सा कोशिश मैं करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्केट्स अपना थोड़ा मेंटेन करके जाएगा आज लेवल के हिसाब से, लेकिन फिर गैप डाउन ना हो जाए। जैसे लेवल के हिसाब से आज 48,500 कम से कम बैंक निफ्टी क्लोज कर जाए, कुछ हद तक 22,300 के आसपास आज निफ्टी क्लोज कर जाए, तब भी काम बन सकता है। देखते हैं और क्या होगा, मुश्किल तो है समझना ही। देवांग भाई, जरा 2-4 शेयर और चेक करवाता हूँ मैं आपसे, ज़रा देखिएगा। इंडिगो काफ़ी दिनों के बाद आज हरे निशान में बंद कर रहा है और ये मार्केट के कॉन्ट्रा भी प्ले कर रहा है आज। ठीक है, एक बार ज़रा चेक करना, इंडिगो के अंदर कुछ पोजीशन एवरेज करनी है क्या? मैं फ्रेश वालों का तो समझ में नहीं आता मेरे को, बट जो पुराने फंसे हुए हैं उनके बारे में ज़रा सोच रहा हूँ मैं, उनको एवरेज करनी चाहिए। सो इंडिगो की बात करें, डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर है, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली चार्ट। पास दो फ्यू डेज से कंसोलिडेशन देखने मिला है। ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने मिले, उसके विपरीत स्टॉक ने एक अच्छा एक सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे एंट्री एवरेज करना है तो की जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 4,400 का, अपसाइड 4,600, 4,650 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ये लेवल से एंट्री की जा सकती है इंडिगो में। ठीक है, पॉइंट टेकन। और दूसरा एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो मैं जरा अमोल सर से पता करता हूँ। अमोल जी जरा आप चेक कीजिएगा। हाँ, वो शेयर है श्रीराम फाइनेंस, आज भी अच्छी क्लोजिंग कर रहा है, कल भी अच्छी क्लोजिंग की है। तो ये कितना और कैरी कर सकता है, यानी कि कितना और चल सकता है, एक बार जरा चेक करेंगे इससे। श्रीराम फाइनेंस अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल स्टॉक इतने कंट्रीब्यूट नहीं हो रहे ये करेक्शन में। बजाज फाइनेंस भी अगर हम देखते हैं तो आउट परफॉर्म कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस का भी अगर सेटअप देखते हैं तो हायर बॉटम फॉर्मेशन है, मुझे लगता है ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। कल उसने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसके ऊपर बंद किया, और वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है। मुझे लगता है अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 600 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है, ये जो बुलिश सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ऑन द हायर साइड अगर रेजिस्टेंस कुछ है तो 630 और 638, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक के लिए रहेंगे, बट लार्जर टेक्सचर अभी भी बुलिश है।
और में भी कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज के सत्र में तेजी दिखी है। एक है कोल इंडिया, जहां पर पॉजिटिव खबर निकल कर आई जिसके चलते 1.5% की तेजी है। श्रीराम फाइनेंस 1.5% ऊपर और बैंकिंग सेक्टर से एचडीएफसी बैंक यहां पर भी 1.8% की तेजी के साथ कारोबार दिखा है। अमोल, क्या राय होगी एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पर? अच्छी खासी तेजी, बाजार में गिरावट उसके बावजूद। जी, आई थिंक पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव ही रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। इनफैक्ट हमने ये आज रिकमेंड भी किया था। 2-3 रीजन से। एक तो 2-3 दिन में ये जो करेक्शन चल रहे थे उसमें ये स्टॉक ने कंप्लीटली इग्नोर किया है, इनफैक्ट पॉजिटिव में ही बंद हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा था और उसके बाद एक पॉजिटिव सेटअप जो था वो कंटिन्यू किया है। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट्स पे या डेली चार्ट्स पे अभी भी स्टॉक ने हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखे। थोड़ा सा आईटी में जितना दबाव है, आई थिंक बैंकिंग थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, उसमें एचडीएफसी बैंक लीड ले रहा है। तो ओवरऑल भी अगर हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का सेटअप देखते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। मुझे लगता है 1680 1660 के सपोर्ट्स लेवल का काम करेंगे। उसके ऊपर रहता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1800 तक जाने का पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कोशिश करेगा। नजरिया एचडीएफसी बैंक पर, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक के अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक में भी करीब 1.5% की तेजी दिखी है। और निफ्टी 50 इंडेक्स से हरे निशान में कारोबार करने वाले कुछ और स्टॉक्स में कोल इंडिया इस स्टॉक का भी नाम शामिल है। और नॉर्दर्न फील्ड में लेवी की खबर के कारण आज मंदी के बाजार में भी कोल इंडिया में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। पूरी खबर, पूरी डिटेल्स और उसका स्टॉक और नतीजों पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा, ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं। डेफिनेटली। तो आज के गिरते मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया ये एक स्टॉक है जो कि स्टैंड आउट कर रहा है और निफ्टी के टॉप गेनर में है। और खबर ये ऐसी है जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखने मिली। खबर ये है कि सिंगरौली का जो पुनर्स्थापन चार्ज है वो यहाँ पे लगाया गया है, करीब 300 रुपये प्रति टन के आसपास लगाया गया है, जो कि इनके नोटिफाइड प्राइस है कोल का, एफएसए का, उसके ऊपर लगाया जाएगा। और जितनी माइंस है, यानी कि जो एनएलसी की माइंस है, नॉर्दर्न कोलफील्ड जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ पे चार्ज जो है 1 मई 2025 से लगाया जाने वाला है। तो देखिए, वैसे तो देखने में लगता है कि 300 रुपये प्रति टन के आसपास का चार्ज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल रेवेन्यूज़ पे काफ़ी बड़ा है। करीब 3877 करोड़ रुपए के आसपास के एडिशनल रेवेन्यूज जो है वो कंपनी को इस एडिशनल चार्ज लगाने से होने वाले हैं। और देखिए, जो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की सबसे बड़ी माइंस में से एक है। वॉल्यूम के टर्म्स पे अगर आप देखेंगे तो कुल सेल्स मिक्स में कोल इंडिया के करीब 18% के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है वो केवल इस माइन से आता है। तो जाहिर सी बात है इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के ओवरऑल आय पे आपको ज़रूर देखने मिलेगा। अब इसके चलते जेपी मॉर्गन ने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया इस कंपनी पे, 395 से बढ़ा के 420 का इन्होंने लक्ष्य कर दिया। इनका कहना है कि इसके चलते ओवरऑल एफएसए ब्लेंडेड प्राइस जो है उसमें 3% के आसपास का इजाफा होगा और एबिटा FY 26 से 27 का 8 से 10% के आसपास का इजाफा जो है वो यहाँ पे देखने मिलेगा। इंटरनेशनली कोल प्राइसेस जो बढ़ी है उसको भी कहीं ना कहीं ऑफसेट करेगा। तो एक बड़ा फायदा जो है वो यहाँ पे कोल इंडिया को होते हुए दिखाई देगा। नुवामा की भी एक रिपोर्ट आई है, इनका कहना है कि इसके चलते FY 26-27 के एबिटा में करीब 9 से 10% के आसपास की वृद्धि जो है वो आपको देखने मिल सकती है। और जाहिर सी बात है, पैसे आएंगे तो कैश फ्लो जनरेट होगा, तो कैश फ्लो जो जनरेट होगा वो आगे चल के लैंड एक्विजिशन और इसके अलावा जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ये कंपनी करती है कुछ माइंस में और खासकर सिंगरौली में भी, वहाँ पे ये कंपनी आने वाले समय में यूज़ कर सकती है इसको। और इनका टारगेट जो है 419 का है और होल्ड का कॉल जो है वो इन्होंने में भी कोल इंडिया पे दिया है। तो एक खबर आई और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आपको इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे देखने मिला, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस ने भी थम्स अप दिया है और जेपी मॉर्गन जैसे दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने अपने लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिए हैं। ने अपने लक्ष्य बढ़ाए। ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव और 8 से 10% तक के अर्निंग्स और एबिटा में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है इस प्राइस हाइक की खबर से, जिसके चलते गिरते बाजार में भी स्टॉक में तेजी दिखी है। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवांग, कोल इंडिया स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? कोल इंडिया की बात करें, डेफिनेटली आज हमने एक इसमें अपसाइड देखा है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। तो आई थिंक यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। 380 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, जब भी इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो इसमें एंट्री की सलाह रहेगी। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें ना, 356 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी कोल इंडिया में। बिल्कुल, तो कोल इंडिया इस स्टॉक में बाजार में गिरावट, उसके बावजूद तेजी, और आपके सामने हमने टेक्निकल नजरिया भी रखा। लेकिन बाजार में इस गिरावट में क्या करें? क्या खरीदारी का मौका है या अभी इंतजार करें?
क्या निफ्टी 22,000 के नीचे फिसल सकता है? इन सभी मुद्दों पर हमने डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। देवेंद्र चोकसी आज के मार्केट महारथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे बातचीत करके अच्छा लगता है। लेकिन सर इस समय मार्केट की तस्वीर बहुत ख़राब है। ये पिछले 3-4 साल में हमने जो देखा है, थोड़ा हमारी आदत भी बन गई थी कि बाइंग ऑन डिप्स करना, और इस बार लगता है कि शेकिंग हर तरफ से है। सारा का सारा दोष सिर्फ एफआईज को नहीं दिया जा सकता। इस बार की सर टोटल अर्निंग्स में से 44 कंपनीज ऐसी भी थी जिन्होंने अपने एस्टिमेट्स को भी हिट नहीं किया, बिलो द एस्टिमेट्स थी। फिर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा दिया जा सकता है दोष कि भाई आप ठीक है, आपने बजट अच्छा किया बट फॉलोअप में कुछ और नहीं आ रहा, और एफआईज को लेवर करने के लिए थोड़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क भी कमज़ोर रह गया। सर एक बार आपका टेक, आप मार्केट्स को इस समय कैसे रीड कर रहे हैं और एक आम रिटेलर को क्या करना चाहिए सर? डिम्पी, शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। जब जब भी तूफान आता है तो तूफान के सामने नहीं खड़ा रहता है, तूफान के नीचे छुप जाता है। ये करीबन मार्केट के अंदर एक तूफान चल रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स और इंडिया की इकोनॉमी अच्छे ग्रोथ के तरफ बढ़ रही है। जो दूसरे क्वार्टर के नतीजे थे उससे ज्यादा बेटर नतीजे तीसरे क्वार्टर में आया है। अगर ग्रोथ नहीं आया है तो डाउनफॉल भी नहीं आया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ग्रोथ आने के पहले एक बार मार्केट को संभलना पड़ता है, बाद में ग्रोथ आता है। इकोनॉमी को संभलना पड़ता है, बाद में ग्रोथ आता है। तो ये चीज के ऊपर ध्यान शायद इतना नहीं दिया गया जितना ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया थर्ड क्वार्टर के अंदर। फोर्थ क्वार्टर के अंदर मेरा ऐसा मानना है, जब हिसाब से हम कॉर्पोरेट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर ओवरऑल ग्रोथ थर्ड क्वार्टर से बेटर रहेगा और ऑन द कॉन्ट्री इकोनॉमी एक ग्रोथ मोमेंटम की तरफ आगे बढ़े। तो एक बहुत क्लियरिटी के साथ हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर और इकोनॉमी दोनों फोर्थ क्वार्टर के अंदर बेटर परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। उसके सामने मार्केट का हम नजरिया देखें तो मार्केट के नजरिए के अंदर काफी हद तक स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस अनेक कारण सर है। सबसे पहले डॉलर का स्ट्रांग होना, रुपी का गिरना जिसकी आपने बात की। हमारे वहाँ इंटरेस्ट रेट घटाने में थोड़ा विलंब किया गया, तो उसका भी एक नतीजा ये है कि आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक मार्केट के अंदर इसके एक डाउनसाइड इफेक्ट हम आज की तारीख में देख रहे हैं। तीसरी तरफ देखें तो वैल्यूएशंस, जो एक क्रेजी वैल्यूएशंस बोले जाते हैं, वो वैल्यूएशंस आई थिंक 1 या 1.5 साल तक मार्केट ने एक्सपीरियंस किए हैं। तो एक करेक्शन होना बहुत जरूरी है अगर अगले समय के लिए ग्रोथ लाना है। तो ये तूफान है, जो एफआई का फंड यहाँ से विड्रॉ हो रहे हैं वो तूफान है, वो कभी भी वापिस लौट सकते हैं। बट वो लौटने के लिए हमें अपने वेलथ को संभाल के रखना पड़ेगा, सो दैट आई थिंक व्हेन दे कम बैक दे विल बाय एट क्रेजी प्राइस। वो टाइम पे हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखें और सिस्टमेटिकली आई थिंक ऐड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली करिए इस समय के अंदर। ठीक है डन देवेंद्र भाई, मैं आपके दोनों पॉइंट से एग्री करता हूं कि जो तूफान है, तूफान के अंदर आराम से शांति से बैठिए। कैपिटल प्रोटेक्शन आपका पहला नियम होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट भी है बट कैपिटल प्रोटेक्शन उससे भी पहले हो जाता है। देवेंद्र भाई, हम सब ये बात समझ रहे हैं कि एफआईज ने करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा, वो एक ना एक दिन तो इंडिया में आएंगे। आप क्या तो काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही है, आपने तो काफ़ी समय से मार्केट्स में देखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि एफआईज थोड़ा जल्दी आएगा या आप समय लेके आएगा, थोड़ा समय लगेगा आने में? सो अगेन आई थिंक हिस्ट्री ऐसा बताती है कि जब भी मार्केट के अंदर पैनिक बॉटम हुआ है, जब भी कैपिचुलेशन हुआ है, वो समय के अंदर मार्केट ने जब भी एक पैनिक में बॉटम जब भी फॉर्म किया है, उसके बाद के 3 महीने से मिला के 15 महीने तक मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी है। अगर 2020 का नियर टर्म एग्जांपल देखें तो उसमें भी आपको मिलेगा कि जून 2020 ऑनवर्ड्स मार्केट स्टार्टेड रिकवरिंग, और उससे एक अच्छी तरह से अप टू 22 अक्टूबर तक आई थिंक एक अच्छी रिकवरी दी मार्केट में। तो ये क्या 1.5 साल के एक अच्छे दायरे में मार्केट रहा था। अगर 2025 के अंदर मार्केट कोई भी कारण से एक बॉटम बना देता है, तो ये बॉटम मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे संकेत देगा कि अगले 12 से 15 महीने में मार्केट के अंदर कोई स्टॉक्स आपको 30% से जुड़ के 80% तक का रिटर्न दे सकते हैं। ऐसी एक क्षमता खड़ी हो रही है मार्केट के अंदर। तो मैं ज्यादातर प्रॉमिसिंग आउटलुक देख रहा हूँ यहाँ ये समय के अंदर
क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी और फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। तो देवेंद्र चौकसी को आप सुन रहे थे, वो देवेंद्र भाई आपको मोटा मोटी बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि कहाँ पे और कैसे ट्रेड करना चाहिए। क्या फिलहाल आज का क्लोजिंग बेहद निराशाजनक है, और मैं बोलूँगा कि हॉरिबल, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हॉरिबल। द रीज़न इज़ बीइंग क्योंकि आज सीरीज़ का फर्स्ट डे है, मार्च सीरीज़ का। मैं आज उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि आज मार्केट में इस तरह का कट फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, आप पिछले 2-4 दिन से 2-5 पॉइंट टूट रहे थे या 2-4 पॉइंट बढ़ रहे थे, लेकिन एक दिन में ही फिर से इतना ज़ोरदार कट आ जाए, बड़ा मुश्किल है लोगों का इस समय अपने सौदों को बचाना। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप सब ये फील कर रहे हैं। मैं डीलिंग रूम से निकला हुआ आदमी, मेरे को मालूम है प्रेशर की कॉल्स कैसे काम करती हैं। जब मार्जिन कॉल्स आती है ना, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आपका रखा हुआ पैसा भी गिर रहा होता है और आप उसको रोक भी नहीं सकते। अब आप ऐसे हड्डी हो जाती है, ना उगली जाएगी ना निकली जाएगी। आप माल बेच नहीं सकते क्योंकि वैल्यूएशन ऐसी आके खड़ी होगी कि माल से आपसे बिकेगा नहीं। दूसरा, आपको रखने के लिए माल के पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मार्जिन्स मेंटेन, अदरवाइज तो फुल डिलीवरी रखो। जिनके भी मार्जिन्स पे कॉल्स उठी हैं, जैसे मान लो 2 लाख रुपए दे के निफ्टी उठा, 2 लाख रुपए दे के बैंक निफ्टी उठा, या कोई स्टॉक को हमने 30% पे ले लिया, 40% मार्जिन्स पे हमने किसी स्टॉक को और ले लिया, तो वो जो प्रेशर आ रहा है ना पर डे का, वो टाइम बॉम्ब की तरह आपको हिट कर रहा होगा। थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, और थोड़ा मैं बोलूँगा वॉल्यूम भी कम रखें। एक बुरे फेज से गुजर रहे हैं, पिछले 30 साल में जो नहीं हुआ आज हम इस बार देख रहे हैं मार्केट के अंदर। बहुत ही ख़तरनाक फेज़ है, बहुत लोगों ने अपना पैसा गंवा भी दिया है PMS के ज़रिए। थोड़ा ध्यान रखें आप बस, और इससे ज़्यादा मेरे पास तो कुछ है भी नहीं कहने के लिए, और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि एकदम से स्थिति बदल जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। दिवांग भाई को BTST तो चलते चलते बता दो। मार्केट जैसे हमने देखा, एक BTST काउंटर कॉल हमें यहाँ पे देख सकते हैं, बट यहाँ पे सजेशन रहेगा क्वांटिटी कम रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें। HDFC बैंक, हम बात भी कर रहे थे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है, तो HDFC बैंक खरीद सकते हैं लेवल पे भी। स्टॉप लॉस पे रखना है 1680 का, टारगेट है 1785। ठीक है, आपकी तरफ से अमोल कुछ है क्या, आप बताना चाहोगे? नहीं भाई जी, थोड़ा वेट करूंगा मैं रिवर्सल के लिए, उसके बाद ही कुछ कॉल लेंगे। ओके ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास बताने, कहने और इन सब चीज़ों के लिए अभी कोई जगह नहीं बची है, तो उम्मीद करते हैं जो होगा सो होगा। अब देखते हैं क्या बात बनती है। तो फ़िलहाल तो अभी किसी तरह का कोई ख़ास बड़ा ट्रेड नहीं है। आज मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट डेज़ लो के आसपास हम करके जा रहे हैं। आप देख पा रहे होगे चार्ट, 430 पॉइंट खो दिए निफ्टी ने आज फिर से। रोज़ 2-3 पॉइंट्स पे आके रोक रहा था पिछले 2-4 दिन से। हमें उम्मीद थी कि 22,500 शायद एक नियर बाय का बॉटम बन जाएगा। अब तो बॉटम ढूंढते ढूंढते ही आप बहुत गहरे उतर आए हो, बहुत गहरे। हम 26,000 के निफ्टी को आज हम 22,000 पे टेस्ट कर रहे हैं। 4,000 पॉइंट निफ्टी का टूटना, इसका मतलब ऑलमोस्ट करीब 20% ऑफ द इंडेक्स का टूटना है। आपके भारत का शेयर बाज़ार 20% साफ़ हो गया है बॉस। आपका पोर्टफोलियो का मेरे को पता नहीं, बल्कि भारतीय शेयर बाज़ार 20% साफ़ हो चुका है अपनी वैल्यूएशन से। आप ये सोच के देखो, 5 हिस्सों में अगर आप मार्केट्स को टोटल बांट दो अभी तक की हिस्ट्री का बाज़ार का, तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा बाज़ार ने खो दिया, 20%। बहुत मुश्किल है कहना और समझना इस समय। और आप देखो 55-56 हज़ार का तो बैंक निफ्टी हुआ करता था, आज उसकी हालत 48,000 पे है। अभी थोड़े दिन पहले हम करीब 50,000 का बेस मान के चल रहे थे और 23,000 का एक बेस उसका मान के चल रहे थे। तो 50,000 का बेस बनाने के लिए भी बाज़ार को 2,000 पॉइंट चलने पड़ेंगे, और बहुत ही मुश्किल सिनेरियो में है। यहाँ तो इंट्राडे रिकवरी नहीं आ रही है, अब आवरली रिकवरी नहीं आ रही है। मैं आपको डरा भी नहीं रहा, आपको पैनिक में भी नहीं डाल रहा ये सब बातें बता के, लेकिन जो चीज़ है सो है, जो चीज़ दिख रही है सो दिख रही है। बीच में खबर चली, बीच में आज दिन में भी चलाई हमने खबर कि आप EPFO ने करीब 8.25% का रिटर्न देने का फैसला किया है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि यही पैसा अच्छा था EPFO में डाल देते, 8.25% का रिटर्न तो मिलता सालाना, और इस तरह के बाज़ार को जूझना भी नहीं पड़ता, रोज़ रोज़ मार्जिन कॉल से भी नहीं जूझना पड़ता।
चलिए, इससे जो हुआ सो हुआ, क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये हफ्ता भी काफ़ी ख़राब, सीरीज़ काफ़ी ख़राब शुरुआत हुई है। देखते हैं आगे चल के और क्या होता है। उम्मीद करता हूँ सैटरडे संडे आपका शांति से निकले। मंडे को जब हम आए तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हरा निशान दिखे और लाल निशान से हमारा पिंड छूटना चाहिए। अमोल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। देवांग भाई, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे को और शीशा को इजाज़त दे सकते हैं। आज का दिन फिर से एक हॉरिबल डे की तरह निकल गया। मैं ऐसे इसको ब्लैक फ्राइडे जैसा तो नहीं कोट करूँगा, लेकिन हाँ, हॉरिबल फ्राइडे ज़रूर बोलूँगा कि जो आज मार्केट के अंदर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। मेरे को और शीशा को इजाज़त दे सकते हैं आप। नमस्ते।